In this video, we are going to talk about two anticholinergic drugs that are very important, commonly used in field practices, and those two drugs are atropine and glycopyrrolate. So we will start with the atropine. So here is this atropine. Different brand names से आती है. This one is named Atrostar और इसकी जो मार्केट प्रिपरेशन आती हैं जितनी भी वो 1 mg की हैं, यानी 1 each ml has 1 mg एट्रोपिन. इसको आप कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि 0.1% में ये पाकिस्तान में अवेलेबल है. इसके जितने भी ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे इसी फॉर्मुलेशन में आते हैं. सो लेट्स सी ये एट्रोपिन करती क्या है. सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, बात क्या है कि ये एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है. क्या है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है. ठीक है. और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होने के साथ साथ हम इसको ये भी कह सकते हैं इट इज़ एन एंटी मस्करीनिक ड्रग. एंटी मस्करीनिक क्यों है? क्योंकि ये जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करती है. ठीक है. अब अगर हम स्टार्ट करें इसके इंडिकेशन से, बल्कि ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि हम इसकी इंडिकेशंस देखने से पहले हम इसके एक्शंस देख लें, क्योंकि एक्शंस जब आपको पता चल जाएंगे इस ड्रग के क्या एक्शंस हैं बॉडी के अंदर जाके, तो उससे आप खुद प्रिडिक्ट कर लेंगे कि इसकी इंडिकेशंस हैं. ठीक है. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एक्शंस ऑफ दिस ड्रग. अब एक्शंस में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कुछ एक्शंस जो हैं एट्रोपिन के वो डिज़ायरेबल हैं. ठीक है. और यानी कि हम उन चीज़ों के लिए इस ड्रग को इस्तेमाल करते हैं, और कुछ इफ़ेक्ट्स हैं इसके जो कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं. ठीक है. वो एज सम मतलब एक ड्रग के साथ अपीयर हो रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली हम उनको अवॉइड ही करना चाहते हैं. लेकिन ये है कि क्योंकि ये ड्रग जो है हमने जो डिज़ायर्ड एक्शंस लेने हैं, ठीक है, उनके साथ साथ उन्होंने आने, तो हम उन एडवर्स इफेक्ट्स को भी देख रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे डिज़ायर्ड इफेक्ट्स नहीं होती, वो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं. ठीक है. तो मैं सिस्टम वाइज इसके एक्शंस को लाइक आई विल एलैबोरेट, और साथ साथ आई ऑल्सो टेल कि ये वाले जो इफेक्ट्स हैं ये इसके पॉजिटिव एक्शंस हैं जो हमें चाहिए, और ये साथ इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. ठीक है. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसके इफेक्ट्स क्या हैं? बेसिकली बात यह है कि ये जो है टैकीकार्डिया कॉज करती है. ठीक है. दिस ड्रग कॉजेज टैकीकार्डिया, यानी अगर आपके पास एक एनिमल है और उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट में आप जो है एट्रोपिन लगा सकते हैं. इसीलिए एट्रोपिन को एक और भी हम कहते हैं कि एक और ड्रग क्लास हम क्लासीफाई करते हैं जिसको हम कहते हैं एमरजेंसी ड्रग्स. ठीक है. ये एक एमरजेंसी ड्रग भी है. ठीक है. ये लाइफ सेविंग ड्रग भी है. क्यों? क्योंकि जब आपके पास कोई एनिमल डाइंग है बिकॉज ऑफ हार्ट रेट, ठीक है, कि वो उसका फॉल कर रहा है, ठीक है, ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है, तो आप उस कंडीशन में क्या है, आप उसके ट्रीटमेंट में एनिमल को लगा सकते हैं. इधर ही साथ साथ इंडिकेशंस भी लिखते जाते हैं. ठीक है. इंडिकेशंस ऑफ दिस ड्रग. तो इस लिहाज से अगर ये टैकीकार्डिया, इसका पहला एक्शन क्या है, टैकीकार्डिया वगैरह कॉज करना, तो इसकी पहली इंडिकेशन क्या हो जाएगी कि ये हम कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन के अंदर ये ड्रग यूज़ कर रहे हैं एज लाइफ सेविंग ड्रग. ठीक है. तो पहली इंडिकेशन इसकी क्या हो गई कि ये ब्रैडीकार्डिया को ट्रीट करता है. अच्छा, अब एट्रोपिन जो है इज़ एन वेरी इंटरेस्टिंग ड्रग. ये इसके जो इफेक्ट्स हैं आपने ये बात याद रखनी है कि सारे के सारे इफेक्ट्स जो है वो डोज डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. इन सारे इफेक्ट्स के लिए डिफरेंट डोजेज यूज़ की जाती हैं. आई विल टॉक अबाउट दोज डोज रेट्स अलॉन्ग विद द फैक्ट्स. अब जो ये है ये इंडिकेशन CPR की. ठीक है. एमरजेंसी ड्रग के तौर पे जब आप ब्रैडीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए एट्रोपिन लगाएंगे, तो उसकी डोज रेट बनेगी आपके पास 0.2 से 1 mg पर kg. ये रेंज है. ठीक है. और अगर आप मर्क मैनुअल को देखें, लाइक हेयर वी हैव दिस मर्क मैनुअल, तो इसके अंदर एट्रोपिन की डोज रेट क्या लिखी हुई है फॉर CPR, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन, तो वो लिखी हुई है 0.5 mg. ठीक है. और वही जो यही डोज रेट है 0.2 से 1 mg इज द रेंज, उसमें 0.5 इन्होंने मर्क मैनुअल के अंदर मेंशन की हुई है. सो इस डोज रेट पे जो आपके पास एट्रोपिन है वो क्या है, ब्रैडीकार्डिया को ट्रीट करती है. दूसरे इफेक्ट्स जो हमारे पास आते हैं वो हैं GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के ऊपर. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के ऊपर सबसे पहला जो फैक्ट इसका आता है वो ये है कि ये डिक्रीज़ करता है सैलिवेशन को. ठीक है. ये सैलिवेशन जो है वो कम करेगा, और इसी सैलिवेशन कम करने को हम कहते हैं कि माउथ जो है वो ड्राई हो जाएगा, ड्राई माउथ. और इसके लिए जो मेडिकल टर्म यूज़ होती है वो है ज़ीरोस्टोमिया.
जीरोस्टोमिया, ठीक है। अब यहीं से आपको इसकी दूसरी इंडिकेशन पता चल गई होगी, वो क्या है कि हम एट्रोपिन को एज प्री एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं। क्यों प्री एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें एनेस्थीसिया से पहले यही चीज़ चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे एनेस्थेटिक एजेंट हैं जो कि हाइपर सैचुरेशन कॉज करेंगे, या फिर ये बात भी है कि जब हम एनेस्थीसिया लगाएंगे एनिमल को तो उसके रिफ्लेक्सेस जब नहीं होंगे, जब CNS डिप्रेशन हुआ है, ठीक है, तो ये खदशा होता है कि एनिमल अपना ही जो सलाइवा है वो जो है सांस की नाली में उसके ना चला जाए, ठीक है। तो हम एस्पिरेशनल नमूनिया को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, एस्पिरेशन ऑफ सलाइवा इनटू द लंग्स को प्रिवेंट करने के लिए हम एट्रोपिन एज अ प्री एनेस्थेटिक लगाते हैं ताकि ड्राई माउथ हो जाए, ठीक है। अब ये इफेक्ट्स किस डोज रेट में हमारे पास आते हैं? इसके लिए जो हमारे पास कैट्स और डॉग्स में डोज रेट है, ठीक है, वो क्या है? वो है 0.02 से 0.04 mg पर kg, ठीक है। और जो हमारे पास रूमिनेंट्स हैं, ठीक है, रूमिनेंट्स या फिर पिग्स वगैरह, उनमें हमारे पास ये जो डोज रेट आती है 0.04 से 0.08 mg पर kg, और इवन हॉर्सेस में भी यही वाली है, ठीक है। हॉर्सेस, कैट, डॉग में आपने प्री एनेस्थेटिक जो डोज रेट लगानी है फॉर डिक्रीज सेलिवेशन वो है 0.02 से 0.04, और रूमिनेंट्स वगैरह में जो है वो क्या है 0.04 से 0.08। अच्छा, इस डोज रेट का तो रेफरेंस मैंने आपको बता दिया है, मर्क मैनुअल है। इस डोज रेट का जो रेफरेंस है वो है लेमन जॉन्स की जो वेटनरी एनेस्थीसिया है, वो बुक, इस उसका रेफरेंस इन डोज रेट्स का रेफरेंस हुआ है। एंड ऑल्सो आई विल मेंशन ऑल दोज रेफरेंसेस फ्रॉम वेयर आई हैव प्रिपेयर्ड दीज लेक्चर्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अच्छा, अब ये तो GID पे एक अच्छा इफेक्ट हो गया जो हमें चाहिए। इसके अलावा जो नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या हैं जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं GID के ऊपर? उसमें सबसे पहले क्या है? डिसफेजिया होगा, यानी स्वेलिंग डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। उसके अलावा एनिमल जो है उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होगी। कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? ये बहुत बड़ा इशू है एट्रोपिन के साथ, कि जो मोटिलिटी है GID की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन हो रही है। और इसमें यही इशू आता है कि इस ड्रग को मना किया जाता है इस्तेमाल करने से, स्पेशली लाइक इन हॉर्सेस, क्योंकि हॉर्सेस में आपने सर्जरी की, ठीक है, जिस पर्पज़ के लिए आपने एट्रोपिन लगाया, ठीक है, तो जब पोस्ट ऑपरेटिवली आफ्टर सर्जरी क्या होगा, ये एनिमल्स इस ड्रग को लगाने के बाद कोलिक में जाएंगे, ठीक है। और कोलिक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है इन द हॉर्सेस, और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि हॉर्सेस में ये आपके ट्रीटमेंट के बाद अपीयर हो। तो यू शुड बी यूजिंग दिस ड्रग वेरी वाइजली इन द हॉर्सेस। और उसके अलावा रूमिनेंट्स में भी इसका इशू आता है। रूमिनेंट्स में इसका इशू क्या आता है? वो ये आता है कि इसको लगाने के बाद र्यूमन स्टेसिस हो जाएगा, ठीक है, और इन एपरेंस हो जाएगा, ठीक है, इन एपीटेंस, ठीक है, भूख नहीं लगेगी, अगेन डिस्फेजिया वाली बातें आ गई, ठीक है। और ये बात हम लाइक प्री एनेस्थेटिक्स जब पढ़ेंगे तो तब भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज एट्रोपिन इज अ प्री एनेस्थेटिक, कि जो भूख लगने का ताल्लुक होता है ना, वो पेरिस्टालिसिस के साथ होता है। आप अपने एनिमल की पेरिस्टालिसिस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एनिमल खाना पीना शुरू कर देगा। पेरिस्टालिसिस रोक दें, भूख लगना खत्म हो जाती है, ठीक है। तो एट्रोपिन के साथ इशू क्या है कि वो GID की मोटिलिटी को जब कम करेगी, तो जहाँ वो ह्यूमन स्टेसिस और कोलिक तो होगा, लेकिन साथ साथ इन एपिटेंस और डिस्फेजिया भी होना शुरू हो जाएगा, यानी आपका एनिमल जो है वो भूखा रहना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स विद एट्रोपिन ऑन GID। उसके बाद जो हमारे पास अगला सिस्टम है वो क्या है? यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। और यूरिनरी सिस्टम में यही है कि इसने यूरिन प्रोडक्शन जो है, ठीक है, यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ कर देना है। और उसकी रीज़न यही होती है कि जो जेनिटो यूरिनरी टोन है, जेनिटो यूरिनरी टोन है, वो डिक्रीज़ कर देता है। इस टोन डिक्रीज़ होगी, ठीक है, तो आउटपुट यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और ये भी कोई लाइक पॉजिटिव इसका लाइक इफेक्ट नहीं है, इसको भी हम एज एन एडवर्स इफेक्ट ही लेते हैं, ठीक है, कि आप एक चीज़ लेट्स को जैसे हार्ट रेट को डील करने के लिए एट्रोपिन लगा रहे हो, लेकिन आपको एडवर्स इफेक्ट्स में साथ साथ क्या मिल रहा है भाई? मोटिलिटी रुक गया है और यूरिन आउटपुट भी कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी टोन जो है वो कम हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट मेन जो इसके इफेक्ट्स हैं वो हैं आइज़ के ऊपर, ठीक है। सो आइज़ हमारा अगला सिस्टम, ठीक है, ऑप्थेल्मिक सिस्टम, ठीक है। उसके ऊपर इसके इफेक्ट्स क्या आएंगे? उसके ऊपर इसके इफेक्ट्स ये आते हैं कि इसने प्यूपिल को डायलेट करना है, ठीक है, प्यूपिल डायलेशन होगी। इसके साथ साथ जो
इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये विजन को ना ब्लर कर देता है, ठीक है। इसमें एनिमल ब्लर विजन में होगा, यानी उसको ठीक से नज़र नहीं आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दूँ बात को, तो ये है कि हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं एकोमोडेशन ऑफ प्यूपिल। ये जो है ना इसमें इनहिबिट हो जाता है। अब इस बात का मतलब क्या है, लेट्स सी दैट। हमने जब पीछे सिस्टम्स पढ़े थे, ठीक है, जब हमने सिस्टम्स की डिटेल थोड़ी सी पढ़ी थी, ठीक है, उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि जब एनिमल जो है फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में होता है तो उसका क्या होता है, उसका पीपल डायलेट होता है। और उस वक्त पीपल डायलेट क्यों होता है, ताकि उसको दूर तक नज़र आए और दूर की चीज़ें क्लियर नज़र आए, ताकि वो एक अपना एस्केप प्लान रूट करके भाग जाए, ठीक है। इसी तरह जब हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था तो हमने कहा था कि जब एनिमल रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो उसका प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। कॉन्स्ट्रिक्ट क्यों होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट इसलिए होता है ताकि बस उसको करीब की चीज़ें क्लियर नजर आए, दूर की चीज़ें क्लियर ना भी नजर आए तो भी टेस्ट ओके, क्योंकि उसने भागने वगैरह तो है नहीं, ठीक है, वो अपनी जगह पे आराम से बैठा हुआ है, तो इसलिए पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। तो अब इसलिए आपको समझ में आ गया कि जब पीपल डायलेट करेगा तो जो अकोमोडेशन ऑफ लेंस या अकोमोडेशन ऑफ पीपल होती है वो इस तरह से होती है कि फार विजन आपकी बेहतर हो। जब प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो अकोमोडेशन ऑफ प्यूपिल जो है वो ऐसे होती है कि आपको नियर विजन आपका बेटर हो, ठीक है। मैं इसको लिख भी देती हूँ, ये बात थोड़ी सी लाइक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ रही है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप लोग रेफरेंसेस बुक्स को खुद पढ़ेंगे तो यू आर गोइंग टू सी दिस वर्ड देयर, तो ये आपको जुमला मिलेगा, ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दिस थिंग कि जब आपके पास प्यूपिल नॉर्मली जब डायलेट करता है तो अकोमोडेशन होती है ऑफ प्यूपिल कैरिंग अ लेंस फॉर फार विजन। और जब प्यूपिल हमारे पास कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, तो हमारे पास अकोमोडेशन ऑफ पीपल होती है फॉर नियर विजन, ठीक है, ताकि करीब की चीज़ें क्लियर ना रहें। लेकिन अब एट्रोपिन क्या करती है, एट्रोपिन एक अलग ही अपना एक लाइक तमाशा क्रिएट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे। और ये काफ़ी सीरियस बात है एट्रोपिन को लेके कि वो पीपल डायलेट तो कर देती है लेकिन स्टिल वो अकोमोडेट नहीं होने देती कि दूर की चीज़ें एटलीस्ट करीब या दूर कोई एक नज़र तो ठीक हो ना। वो क्या करती है, वो टोटली विजन को ब्लर कर देती है, ना वो ये होने देती है ना वो ये होने देती है। और ये एक बहुत बड़ा इशू है एट्रोपिन के साथ, बिकॉज आप जब खुद प्रैक्टिस में होंगे एंड व्हेन यू विल यूज़ दिस ड्रग ऑन अ सिंगल एनिमल रिपीटेडली, तो आप देखेंगे कि इस ड्रग की वजह से एनिमल जो है वो अपने एनिमल ब्लाइंड हो जाते हैं, ठीक है। और ये चीज़ बहुत कम इसके ऊपर एट्रोपिन के बारे में बात की जाती है, बट ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, इसका एडवर्स इफेक्ट है जो कि होता है कि जो कैट्स हैं जैसे या एनिमल्स हैं जिनको अगर एक एनिमल को बार बार लगाएं किसी वजह से, तो वो कुछ दिनों के बाद आफ्टर सम टाइम वो ब्लाइंड हो जाती हैं, उनको नजर आना बंद हो जाता है, ठीक है। और इवन इसमें ये बात भी आपने याद रखनी है कि एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लाइक आज आपने एट्रोपिन लगाई है ना, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज सर्जरी थी, आपने अपने एनिमल को कैसे कहते हैं प्री एनेस्थेटिक के तौर पर वो हाइपर सैल्युएशन के ट्रीटमेंट में इसकी इंडिकेशंस में लाइक आप हाइपर सैल्युएशन भी लिख लें, हाइपर सैल्युएशन। तो हाइपर सैल्युएशन के लिए आपने अपने एनिमल को एट्रोपिन लगा दी, ठीक है, लेकिन उस एट्रोपिन से क्या होगा, पीपल डायलेट करेगा और ब्लर विजन रहेगी। और ये बात याद रखिएगा कि ये जो इसके इफेक्ट्स हैं ना ये 3 दिन तक रहते हैं, 3 दिन तक उसकी आइज़ जो है वो आप अपने एनिमल को देखें तो अब वो डायलेट रहती हैं, ठीक है। और 3 दिन तक वो एनिमल तकरीबन लाइक ब्लर विजन में ही होता है। और अगर इसके मुकाबले में अगर आप बाकी इफेक्ट्स देखें ना तो बाकी इफेक्ट्स फिर भी इतने प्रोलॉन्ग नहीं होते। जैसे टैकीकार्डिया ना वो 30 मिनट्स तक रहता है, 30 मिनट्स के बाद टैकीकार्डिया वाले मतलब कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स के ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। जो जीआरटी के ऊपर इसके इफेक्ट्स रहते हैं ना या बाकी यूरिनरी वगैरह सिस्टम के ऊपर, ये वाले जो इफेक्ट्स हैं इसके आई शुड राइट डिफरेंट मार्कर, ये वाले इसके इफेक्ट्स 1 to सेवरल ऑर्स के लिए रहते हैं और उसके बाद ये इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन आईज के ऊपर जिसका इफेक्ट है वो जो पीपल डायलेशन वाला इसका इफेक्ट है वो 3 दिन तक रहता है, ठीक है। सो यू शुड नो अबाउट दिस थिंग। उसके बाद एक और इफेक्ट जिसका होता है वो है साइक्लोपीजिया। साइक्लोपीजिया क्या होता है, ये सीलरी मसल्स जो होते हैं उनका पैरालिसिस कॉज कर देती है, ठीक है। और सीलरी मसल्स ही बेसिकली हेल्प करते हैं आइज़ को कि वो अकोमोडेट करें, ठीक है। जब ये मसल्स ही काम नहीं कर रहे तो अकोमोडेशन क्या होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली प्लर वीएन का ये क्या मोड ऑफ एक्शन क्या है, सीलरी साइक्लोपीजिया, ठीक है। तो आइज़ के ऊपर ये 3 एडवर्स इफेक्ट्स इसके हैं और आपको ये लाजमी आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिस्टम जो है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ये जाके भी एडवर्स इफेक्ट्स ही देगी, ठीक है, कोई डिजायर्ड इफेक्ट नहीं होता। वो क्या है, ड्राउजीनेस है, ठीक है।
और अटैक्सिया है यानी कि प्रॉपर वॉक नहीं हो रही होगी एनिमल की, ठीक है। सीजर्स हैं, और उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके ये रिस्पायरेटरी जो सेंटर्स हैं उनको डिप्रेस करती है, ठीक है। यानी रिस्पायरेटरी डिप्रेशन भी आपके पास आ रहा है क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाती है, हिट कर रही होती है। उसके अलावा एक और एडवर्स इफेक्ट इसका हॉर्सेस में देखा गया है, वो ये है कि इसको लगाने के बाद जो टेम्परेचर है बॉडी का हॉर्सेस में वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये वहाँ पर स्वेटिंग को भी स्टॉप कर देती है, ठीक है। स्वेटिंग नहीं होगी तो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसकी इंडिकेशंस में एक दो और बातें हैं, ये हैं कि ये ड्रग जो है वो इस्तेमाल होती है फॉर प्राइमिंग ऑफ सम अदर ड्रग्स, ठीक है। लाइक सम ड्रग्स हम लिख लेते हैं कि सम ड्रग्स आर प्राइम्ड विद एट्रोपिन, ठीक है। इसके बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास जैसे हमारे पास इमिडोकार्ब है, ठीक है। इमिडोकार्ब डाइप्रोपियोनेट ये एक ड्रग है हमारे पास, ठीक है। ये बेसिकली हम पैरासिटिक जैसे बेबीजिया वगैरह इसको ट्रीट करने के लिए देते हैं। और इन ड्रग्स की क्या है? कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और ड्रग है PGF2 अल्फ़ा, जो कि हम थीरियोजेनोलॉजी के अंदर जो डिफरेंट केसेस होते हैं रिप्रोडक्शन के, उनको डील करने के लिए PGF2 अल्फ़ा लगाया जाता है फॉर द इंडक्शन ऑफ पास्चुरेशन। अब ये ड्रग्स जो हैं ये बॉडी इनसे सेंसिटिव होती है काफ़ी ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा कोलिनर्जिक इफेक्ट्स आने लग जाते हैं, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट्स को ब्लॉक करने के लिए, इनके एडवर्स इफेक्ट्स को ब्लॉक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग लगाते हैं, ठीक है। वो क्या है? वो है एट्रोपिन। और इन, ठीक है, तो जब भी आपने ये दोनों ड्रग्स लगानी हो जानवरों को तो उससे पहले आपने क्या करना है? एट्रोपिन लगानी है। और एट्रोपिन किस डोज रेट पे लगाई जाती है? जब हमने इसको प्राइमिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो 0.1 mg/kg के हिसाब से लगाई जाती है, ठीक है। और इसका एक और जो इंडिकेशन है वो क्या है कि ये ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में भी इस्तेमाल की जाती है। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स जो हैं वो कोलिनर्जिक इफेक्ट्स करते हैं, ठीक है। और अमूमन कोलिनर्जिक इनके इफेक्ट्स होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट, और जब ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो जाएगी, जो कि बहुत कॉमन है फील्ड के अंदर, ये केस बहुत कॉमन होते हैं क्योंकि हम ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स को बेसिकली एनिमल्स के ऊपर जो पैरासाइट्स वगैरह होते हैं उनको रिमूव करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो देखने में ये ऑर्गेनोफॉस्फेट जब पानी में मिलाया जाता है तो ऐसे लगता है जैसे पानी पड़ा हुआ बाल्टी में, कोई भी एनिमल जाके पी लेता है, ठीक है। तो ये पॉइजनिंग बहुत केसेस बहुत कॉमन है। तो इनको ट्रीट करने के लिए हम एट्रोपिन लगाते हैं। और इसको लगाने का तरीका भी क्या है कि जब आपने ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट करना है तो इसमें आपने जो डोज रेट इस्तेमाल करनी है वो 0.2 से 2 mg/kg है, ठीक है। 2 mg/kg के हिसाब से आपने ये डोज इस्तेमाल करनी है। और इस डोज को भी लगाने का फर्दर आगे जो भी इस डोज इसका जो जब आप कैलकुलेट करेंगे और जितने भी ml बनेगा उस ml को आपने क्या करना है 30% IV लगाना है, 30% आपने IM लगाना है, और 40% जो है वो सबकट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से लेट्स सपोज आपने कैलकुलेट किया वो निकली है लाइक आपके लिए 10 ml निकली है, ठीक है। 10 ml अगर बनी है तो उस 10 ml का आप 3 ml जो है वो IV कर दें, 3 ml IM कर दें, और 4 ml जो है वो सबकट कर दें, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो आपने ये इस तरह से दवाई लगानी है। तब आपको ये बात देख के पता चल गया होगा कि हर चीज़ को ट्रीट करने के लिए जो एट्रोपिन है उसकी डोज रेट्स डिफरेंट है, ठीक है। जब आप टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट कर रहे हैं और आपने टैकीकार्डिया इंड्यूस करना है तो आपने 0.2 से 1 mg इस्तेमाल करनी है। जब आपने प्रीनेस्थेटिक या फिर हाइपरसेलिवेशन को के लिए देनी है तो ये डोज रेट्स हैं इसकी, ठीक है। जब आपने ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग को ट्रीट करना है तो इसकी डोज रेट 0.2 से 2 है। जब आपने डिफरेंट ड्रग्स को प्राइम करने के लिए एट्रोपिन देनी है, ठीक है, इनके एडवर्स इफेक्ट्स को से बचने के लिए देनी है तो उसकी ये डोज रेट है। ओवरऑल इस सब में जो कंक्लूडिंग पॉइंट्स हैं, जो बातें हैं, ये हैं कि जो एट्रोपिन है उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं? वो हैं डोज डिपेंडेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एक है हमारे पास लो डोज, फिर एक हमारे पास है मॉडरेट डोज, फिर एक है हमारे पास हाई डोज, और एक है फिर हमारे पास वेरी हाई डोज। इन सब पे एट्रोपिन के इफेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट आते रहेंगे। जब हम बहुत ही लो डोज में लगाएंगे तो हमारे पास जो इफेक्ट्स पहले आएंगे वो क्या हैं कि सैलिवेशन, ब्रोंकियल सिक्रीशंस, और उसके अलावा स्वेटिंग,
ये स्टॉप होगी, ठीक है। जब आप डोज थोड़ी मॉडरेट ले रहे हैं, ठीक है, तो आप फिर प्यूपिल डायलेशन भी आप देखेंगे, ठीक है, और हार्ट रेट भी बढ़ता हुआ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यानी आई के इफेक्ट्स बाकी भी आ जाएंगे कि वो जो ब्लर विजन है, ठीक है, ब्लर विजन। जब आप हाई डोज इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास जीआईटी ट्रैक की और यूरिनरी सिस्टम की जो टोन है वो भी डिक्रीज मिलेगी, और अगर आप उससे भी ज़्यादा हाई डोज पे चले जाते हैं तो आपके पास इवन गैस्ट्रिक सिक्रेशंस भी स्टॉप हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह ये बातें हैं। और इसमें एक और बात जो मैंने पीछे टैकीकार्डिया की थी, इसमें बताना है कि एट्रोपिन के या इस ड्रग क्लास के, ठीक है, इतने ये सिंपल इफेक्ट्स भी नहीं है कि आपने बस लगाया तो आपके पास टैकीकार्डिया गया। टैकीकार्डिया इंड्यूस करने के लिए आपके पास ये स्पेसिफिक डोज है, ठीक है। अगर आप इसी डोज पे लगाएंगे तो आपके पास टैकीकार्डिया आएगा, लेकिन अगर आप इस डोज पे नहीं लगाते और आप अगर बहुत ही लो डोज पे चले जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके पास बजाय टैकीकार्डिया होने के उल्टा मजीद ब्रैडीकार्डिया ही होगा, ठीक है। और ये ऐसा ब्रैडीकार्डिया जो लाइक लिटरेचर से इसकी ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन यह है कि अगर आप बहुत ही कम डोज रेट लगा रहे हैं तो आपको स्टार्ट में ब्रैडीकार्डिया भी मिलेगा, ठीक है। और इसको आपने अवॉइड करने के लिए फिर क्या करना है कि आप उतनी डोज वो लगा दें, ठीक है, यानी आपने अपनी अमाउंट थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब वो तो खुद ब खुद भी रिजॉल्व हो जाता है, और स्टिल अगर आप डोज बढ़ा के भी थोड़ा सा करना चाहते हैं रिजॉल्व लगा दें, ठीक है। सो टू इंड्यूस टैकीकार्डिया while using it as an emergency drug, लाइफ सेविंग ड्रग, तो आपने ये प्रॉपर डोज रखनी है, ठीक है, 0.2 से 1 mg/kg तक की। एंड वन मोर थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रह गई है वो है इस ड्रग के ऑनसेट ऑफ एक्शन। ऑनसेट ऑफ एक्शन इस ड्रग का है क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ये इंपॉर्टेंट बात क्यों है, क्योंकि हम ना किसी भी ड्रग को लाइफ सेविंग तब तक नहीं कह सकते जब तक कि उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत थोड़ा हो, क्योंकि जब आपके पास इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप, मतलब आपके पास मिनट भी नहीं होते, आपके पास इवन सेकंड्स होते हैं कि आप अपने एनिमल को कोई ड्रग लगाओ और वो बच जाए, ठीक है। अगर ऑनसेट ऑफ एक्शन ड्रग्स के लंबे होंगे, ठीक है, इवन मिनट्स में बताएंगे, तो क्या होगा कि वो ड्रग जो है तब तक तो एनिमल लाइक that he will expire, ठीक है। तो ये ऑनसेट ऑफ एक्शन एट लीस्ट एनेस्थेटिक ड्रग्स और प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब जो एट्रोपिन है उसको अगर आप IM लगा लें या IV लगा लें, दोनों रूट से इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन विद इन 1 मिनट हो जाता है, और 1 to 5 मिनट्स आप लें इन द रेंज, बाकी विद इन 1 मिनट ऑनसेट ऑफ एक्शन हो जाता है, ठीक है। और इसकी जो पीक जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, पीक कंसनट्रेशंस हैं IV के बाद वो आपको 3 से 4 मिनट में मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या पहले के एलिमिनेशन हाफ लाइफ जो हैं, यानी प्लाज्मा में इसकी हाफ लाइफ क्या है, वो है 2 से 3 आवर्स, यानी 2 से 3 आवर्स तक की अपना इफेक्ट रखती है, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप खुद नोट करें या इसकी अच्छी बात जो है वो ये है कि IM इंडक्शन में भी विद इन 1 मिनट ये अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन दे देती है। इसका मतलब यह है कि आपके पास एक एनिमल जो ब्रैडीकार्डिया में है, जिसका हार्ट रेट ऑलरेडी लो है, जिसको IV लाइन करना बहुत मुश्किल हो चुका होता है, उसको आप IM भी ये ड्रग लगा दें तो आपको आपके इफेक्ट्स विद इन 1 मिनट मिल जाएंगे, ठीक है। एंड दैट इज़ समथिंग थैंक्स टू नेचर थिंग कि ये चीज़ है इसकी। अदरवाइज IV ही लगाते लगाते उस जानवर ने मर जाना है, जितनी देर लगेगी हमें IV करने में एनिमल विल एक्सपायर। और इसके बाद यह है कि ये ड्रग जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करती है, ब्लड प्लाज्मा प्लेसेंटा बैरियर को भी ये क्रॉस करती है, ठीक है। और इसके अलावा इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये जो है मिल्क में भी आपको मिलेगी, ठीक है, ये मिल्क में भी जाती है, ठीक है। और क्योंकि ये प्लेसेंटा क्रॉस करती है तो ये इसके इफेक्ट्स जो हैं फीटस के ऊपर भी आते हैं, ठीक है। इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस ड्रग। और जब आप ये ड्रग जो है 0.2 mg/kg के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसके विदड्रॉल टाइम्स याद कर लें, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। विदड्रॉल टाइम्स जो हैं, टाइम मीट में कितना है और मिल्क में कितना है, ठीक है। जो आपके पास मीट है उसके अंदर 28 दिन है और जो मिल्क है उसके अंदर 6 दिन तक ये आती रहेगी ये ड्रग, ठीक है। तो इसलिए इसके रेजिड्यूज आपको मिलेंगे। उसके अलावा जो है ये ड्रग की अगर मेटाबॉलिज्म की बात कर लें हम, तो ये ड्रग जो है लिवर में इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, और इसकी अगर हम एक्सक्रीशन की बात कर लें तो ये एक्सक्रीट आउट होती है यूरिन में। लेकिन इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि मेटाबॉलिज्म लिवर में जो होती है वो सिर्फ 50% ड्रग की होती है। इसका मतलब यह है कि जब वो यूरिन से एक्सक्रीट होगी तो 50% जो है वो चेंज होगी और 50% मेटाबोलाइज्ड होगी, ठीक है। तो ये ऐसे एक्टिवली ही एक्सक्रीट आउट होती है बॉडी से।
और इसकी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, ठीक है, कि जिन कंडीशंस में आपने इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इस ड्रग की क्या हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यही हैं कि अगर पहले से एनिमल जो है वो जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन सफ़र कर रहा है, पहले से उसको कॉन्स्टिपेशन है, या फिर हम कहते हैं इलियस है, पैरालिटिक इलियस है, ठीक है। पैरालिटिक इलियस क्या होता है? पैरालाइटिक के पैरालाइसिस हुआ है ऑलरेडी इंटेस्टाइन का, ठीक है, उसकी मोटिलिटी वगैरह, इन दोनों केसेस में क्या है, मोटिलिटी वगैरह रुकी हुई है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हुई है, इन केसेस में आपने नहीं इस्तेमाल करना। उसके अलावा अगर एनिमल को नैरो एंगल ग्लाइकोमा हुआ है, यानी एनिमल में अगर ग्लाइकोमा के केसेस हैं, ठीक है, कोई एनिमल है, उसमें भी आप इस्तेमाल ना करें। रीज़न वी हैव टॉक्ड अबाउट कि वो आइज़ के ऊपर कितने सीवियर इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो एनिमल जिनकी आइज़ का ऑलरेडी इशू है, नज़र का ऑलरेडी इशू है, तो उनमें भी अवॉइड करें। So that was all about this drug atropine. Baki, since the video has gotten so long, so I will be talking about glycopyrrolate in the next video. Thank you.